हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 7 क्लास 10th का सिविक्स का, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, पर इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को आती है ना, वो ये आती है कि सर इसमें से क्वेश्चन किस वे में आएगा। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, जैसे कि टॉपिक होता है। जैसे कि मान लो हमने लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला, ठीक है। तो उसमें हमें पता था कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का, तो हमें पता था कि पॉलिटिकल पार्टी आ सकता है कि क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन आ सकते हैं, नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी ऐसे ही है, जैसे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था, ठीक है। तो हमें पता था कि अगर हम रॉलेट एक्ट पढ़ रहे हैं तो रॉलेट एक्ट क्या होता है, ठीक है, और रॉलेट एक्ट में क्या क्या हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा था तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ था। ऐसे बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। बट इस चैप्टर में बच्चों को यही दिक्कत आती है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद ये चीज़ क्लियर नहीं होती, और उन क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, ये दिक्कत आती है बच्चों को। तो डोंट वरी यार, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा ना, आपको बताता चलूँगा कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसको आपको आंसर कैसे करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके जी, तो चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। देखो, इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर का नाम है उसमें डेमोक्रेसी लिखा है, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी के क्या परिणाम निकले। मतलब अगर एक कंट्री में डेमोक्रेसी है तो उसके क्या क्या आउटकम निकलेंगे, ठीक है। तो आउटकम क्या निकलेंगे, उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 9th के फर्स्ट चैप्टर की, तो उस टाइम आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर का नाम ही था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। थोड़ा सा ना पीछे से डिस्क्रिप्शन देते हुए चल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देते हुए चल रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो चैप्टर समझने में, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर है, थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा बताना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर लीडर इज़ इलेक्टेड बाय पीपल और रूलर। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग वोट देकर अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, संविधान भी होना चाहिए, ठीक है। संविधान से ही सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन चलाए जाए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको इक्वल राइट दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होती है, कोर्ट भी होती है, जो सबको इक्वल राइट देती है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो कोर्ट में जाकर अपना केस फाइल कर सकता है। ये हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, है ना। क्या होता है डेमोक्रेसी, वेयर रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो, लोगों को इक्वल राइट हो, और जहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, यही होता है डेमोक्रेसी, ठीक है जी। डेमोक्रेसी के अलावा कौन कौन सी दूसरे गवर्नमेंट होती है, एक होता है मोनार्की, राजा रानी वाला सिस्टम, ठीक है, और दूसरी तरफ होता है मिलिट्री रूल, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि मान लो किसी कंट्री ने इन तीनों में से डेमोक्रेसी को चूज़ किया है, तो क्या डेमोक्रेसी सही है। मेरे कहने का मतलब, क्या डेमोक्रेसी एक्चुअल में सही है। मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इक्वल राइट, क्या सच में इक्वल राइट दिए जाते हैं। क्या डेमोक्रेसी इकोनॉमी के लिए अच्छी है। मतलब अगर मान लो किसी कंट्री में डेमोक्रेसी अपनाई गई है, तो क्या वो इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, क्या वो पॉवर्टी को एलिमिनेट कर पाएगी। इन सारे के सारे क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होता है। मैंने अभी तक ये बताया, और मैंने ये बताया कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्या डेमोक्रेसी लोगों की एक्चुअल एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाती है, ठीक है। क्या इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी अच्छी है। मतलब अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी अपनाता है, क्या वो इकोनॉमिकली भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। और साथ में क्या पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में डेमोक्रेसी अच्छा रोल निभाती है या नहीं निभाती, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यार कि ये देखेंगे कि ज़्यादातर लोग हैं ना, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि आप डेमोक्रेसी में रहना चाहते हो या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहना चाहते हो, यानी मोनार्की और डिक्टेटरशिप, किस में रहना चाहते हो, तो ज़्यादातर जो लोग चूज़ करेंगे ना, वो डेमोक्रेसी को चूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब डेमोक्रेसी को लोग क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। यानी डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को इक्वल राइट होते हैं, ठीक है। राजा रानी वाले सिस्टम में इक्वल राइट नहीं होते। राजा जिस बंदे को बोलेगा कि हाँ भैया इसके पास एक्स्ट्रा राइट है, तो उसके पास एक्स्ट्रा राइट हो जाएंगे। बट डेमोक्रेसी के अंदर सबको इक्वल राइट मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हर बंदे की इंडिविजुअली रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर। पर ऐसा राजा रानी वाले सिस्टम में नहीं होता। अगर राजा को किसी बंदे से चिढ़ा है तो सीधा लुढ़का देगा, ठीक है। तो इस मामले में भी डेमोक्रेसी अच्छी है। साथ में इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो डिसीजन लिया जाता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर कहीं पर राजा रानी वाला सिस्टम है तो वो एक ही बंदा राजा ही डिसीजन लेगा, तो कभी कभार उसका डिसीजन गलत भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, तो बहुत सारे लोग, ठीक है, मिलकर किसी फैसले पर आते हैं, तो माना जाता है कि वो फैसला अच्छा होता है। टाइम लगता है फैसला लेने में, बट वो फैसला अच्छा होता है, ये माना जाता है।
नेक्स्ट है कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, ठीक है, तो उसको सुलझाया जा सकता है शांति से बात करके डेमोक्रेसी में। पर अगर मान लो राजा रानी वाला सिस्टम है तो उसमें तो अगर राजा को आपसे दिक्कत है तो फिर सूली चढ़ा देगा आपको, है ना। तो यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं आसानी से डेमोक्रेसी में। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। यानी मान लो अगर आपने डेमोक्रेसी के अंदर मिस्टेक कर दिया, आपने गलत लीडर को चुन लिया, ठीक है, तो 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा से दूसरे लीडर को चुन लेना, मिस्टेक सही कर लेना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को अच्छा माना जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ये सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं। ओके जी, हमको ये तो समझ आ गया कि डेमोक्रेसी बेटर है क्योंकि उसमें ये सारे के सारे पॉइंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे के सारे राइट दिए गए हैं लोगों को, ठीक है, और हमारी डेमोक्रेसी में ये सारी की सारी चीज़ें होती है। पर कुछ लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ प्रिंसिपली अच्छी है, मतलब डेमोक्रेसी में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा तो गया है, बट जब एक्चुअल बात आती है ना तो ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में भी लोगों के साथ भेदभाव होता है, ठीक है। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ प्रिंसिपली अच्छी है, ठीक है, बट जब इसकी एक्चुअल प्रैक्टिस की बात आती है तो ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में भी लोगों के साथ भेदभाव होता है, ठीक है। तो आपको यही लाइन आ जाएगी और लिख दिया जाएगा कि डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये लाइन गलत लिखी हुई है, ठीक है। आपको ये लिखना है, मतलब गलत नहीं लिखी हुई है, आपको ये लिखना है कि वी डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर जो प्रिंसिपल, जो राइट दिए गए हैं लोगों को, वो ठीक है, ठीक है। और अगर लोगों के साथ भेदभाव फिर भी होता है, ओके, तो ये डेमोक्रेसी की गलती नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी ने ये भी बोल रखा है कि अगर आपके साथ डेमोक्रेसी के अंदर भेदभाव होता है तो आपके पास वॉइस रेज करने की पूरी पूरी आज़ादी है। आप उसके खिलाफ बोल सकते हो कि मेरे साथ भेदभाव हुआ, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ड टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। वी डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी जस्ट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों को राइट देती है और लोगों के लिए एक ऐसी कंडीशन वगैरह बनाती है ताकि लोग अपने गोल्स को अचीव कर सके। पर अगर वो अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं, नहीं कर पाते, तो ये उन लोगों की गलती है, डेमोक्रेसी की गलती नहीं है। मेरे कहने का मतलब, अगर किसी बंदे के साथ भेदभाव होता है और अगर वो कोर्ट में नहीं जाता तो उस बंदे की गलती है ना। अगर उसके साथ भेदभाव हो रहा है फिर भी वो कोर्ट में नहीं जा रहा, उस बंदे की गलती है, क्योंकि डेमोक्रेसी ने तो बोल रखा है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, है ना। तो आपको ये लिखना है कि ये जो गलती है डेमोक्रेसी की नहीं है। डेमोक्रेसी प्रिंसिपली भी सही है और प्रैक्टिस में भी सही है, ठीक है। डेमोक्रेसी जस्ट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों को राइट देती है और लोग कैसे उस राइट का यूज़ करते हैं वो लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने नीचे अच्छे से लिख रखा है, मैं बताऊंगा जब हम नीचे आएंगे। पहले एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस टॉपिक से आता है कि डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर द मोरल रीज़न और आर देयर आर सम प्रूडेंशियल रीजन ऑल्सो। मतलब डेमोक्रेसी हमें देखने में अच्छी लगती है क्या हमने सिर्फ इसलिए ही अडॉप्ट कर रखा है डेमोक्रेसी को। मेरे कहने का मतलब है डेमोक्रेसी जो, अगर मान लो किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो हमें देखने में अच्छा लगता है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है इक्वल राइट है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। मतलब सिर्फ इसीलिए ही डेमोक्रेसी अच्छी है या कोई बढ़िया रीज़न भी है? देखो, है एक प्रूडेंशियल रीज़न है बहुत बड़ा जिसकी वजह से लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को हर टाइप के राइट दिए गए हैं, साथ में लोगों को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है, ठीक है, पूरा अधिकार है। वो अपनी वॉइस जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो यस, जो डेमोक्रेसी है सिर्फ हमने उसे मोरल रीज़न के लिए नहीं अपनाया, उसमें प्रूडेंशियल रीज़न भी है। और वो प्रूडेंशियल रीज़न क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर टाइप के राइट दिए गए हैं और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी है, ठीक है जी। इसका आंसर मिल गया आपको। जबकि दूसरी टाइप की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, राजा रानी वाले सिस्टम में कोई राइट नहीं होते, ओके। बट डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे राइट होते हैं, बहुत सारे प्रूडेंशियल रीज़न होते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार होता है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसमें मैं एक और बात बता दूं आपको कि जो राजा रानी वाला सिस्टम होता है ना, उसमें प्रिंसिपली तो कोई राइट दिए ही नहीं होते और प्रैक्टिस में भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर आपके साथ अगर भेदभाव होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, बट राजा रानी वाले सिस्टम में तो राजा ही कोर्ट है। मतलब अगर मान लो आपकी दिक्कत राजा से है, राजा कर रहा है आपके साथ भेदभाव, तो आप
कहाँ कोर्ट में जाओगे, कोर्ट भी राजा की सुनेगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी प्रिंसिपली भी अच्छी है और प्रैक्टिस में भी अच्छी है। वो लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग उस कंडीशन का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी जो एनवायरनमेंट देती है उसका कैसे यूज़ करते हैं वो लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। मैं एक और बात बता दूं यहाँ, जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म करवाऊंगा ना, तो इसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा। वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ज़रूर 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 देखना, ठीक है जी। ओके, तो अब इसी का आंसर हम एक अच्छे फॉर्म में देख लेते हैं कि क्यों डेमोक्रेसी को लोग थोड़ा सा ख़राब समझते हैं। क्यों जो कुछ लोग हैं वो डेमोक्रेसी को ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ प्रिंसिपली अच्छी है, प्रैक्टिस में अच्छी नहीं है। पता है दिक्कत क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा हाई है। वी ओपन पुश इनटू अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल द सोशो इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इफ़ आर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट वी स्टार्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। मतलब हम क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी के आइडिया को नकारना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और डेमोक्रेसी पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं अगर हमारी एक्सपेक्टेशन मैट नहीं होती। हमें लगता है कि डेमोक्रेसी हर चीज़ का सॉल्यूशन है, मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी नहीं आ सकती डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी और सोशली प्रॉब्लम नहीं आ सकती डेमोक्रेसी में। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट डेमोक्रेसी में क्या है, एक ऐसी कंडीशन दे रखी है लोगों को, ऐसे राइट दे रखे हैं जहाँ पर लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सके। बट अगर वो सॉल्व नहीं करना चाहे तो ये डेमोक्रेसी की गलती नहीं है, ठीक है। मान लो आपके साथ सोसाइटी में भेदभाव होता है, आपकी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकली भेदभाव होता है, या इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, या पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लम है, तो डेमोक्रेसी ये भी राइट देता है कि आप उसके खिलाफ बोलो। बट आप अगर नहीं बोलते, ये आपकी गलती है, डेमोक्रेसी की गलती नहीं है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? आई होप इसका आंसर आपको अच्छा मिल गया हो, ठीक है। मैं 2 टॉपिक पढ़ाने में इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यार इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो मैं नहीं चाहता कि आप एक भी मार्क्स का क्वेश्चन गलत करके आओ, ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब है क्या डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं क्या वो सच में एफिशिएंट है। देखो जी, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक फास्ट डिसीजन, ये तो पता ही है आपको, राजा रानी वाला सिस्टम जो होता है उसमें बहुत जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक लीडर और द रूलर डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबली और वरी अबाउट मेजॉरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, डिसीजन बहुत ज़्यादा फास्ट लिए जाते हैं क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक लीडर होता है या राजा कह लो उसको कोई भी बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के ओपिनियन जानने की ज़रूरत नहीं है ना, तो इसलिए उनका डिसीजन फास्ट होता है, ठीक है। बट उनका जो डिसीजन होता है ज़रूरी नहीं है वो अच्छा हो। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले। साथ में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिसीजन लिया जाता है ना वो बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, मतलब बातचीत करके हर मसले को सॉल्व किया जाता है, हर मसले के डिसीजन पे पहुँचा जाता है, हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे पहुँचा जाता है, ठीक है। बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल और मोर इफेक्टिव, ठीक है। देखो राजा ने कोई जल्दबाजी में कोई नतीजे पे पहुंच गया, कोई डिसीजन ले लिया, ज़रूरी नहीं है कि लोग उस पर एग्री करें, बट डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है ज़्यादातर लोग उस पर एग्री करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए ही माना जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि बेशक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन लेट लिया जाता हो, बट जो भी डिसीजन लिया जाता है वो एक प्रोसीजर फॉलो करता है, ठीक है, और पूरा का पूरा वो डिसीजन बेस होता है आइडिया के, किस आइडिया के, डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पे, ठीक है। और इसीलिए ही जो डेमोक्रेसी का डिसीजन होता है वो ज़्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके जी, तो ये तो हमें समझ आ गया कि डेमोक्रेसी में क्या क्या लोगों को राइट दिए गए हैं। कुछ लोग डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम मानते हैं, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ प्रिंसिपली अच्छी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट उनको ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कंडीशन देती है लोगों को, अगर उस कंडीशन का लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते तो लोगों की गलती है। डेमोक्रेसी ने तो बोला है कि आपके साथ भेदभाव होता है तो कोर्ट में जा सकते हो, बट अगर वो नहीं गए तो उनकी गलती है ना, ठीक है। डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ मोरल रीज़न है, कोई प्रूडेंशियल रीज़न नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में प्रूडेंशियल रीज़न भी है, वहाँ पर सारे के सारे राइट मिलते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है, गवर्नमेंट के खिलाफ आप वॉइस उठा सकते हो, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक इफेक्टिव फॉर्म ऑफ, एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, क्योंकि वो आइडिया पे बेस होती है
डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन, मतलब हर जो डिसीजन लिया जाता है उसका एक प्रोसीजर होता है और बातचीत करके सुलझाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट में 3 खूबियाँ होनी चाहिए। वो 3 खूबियाँ कौन कौन सी है कि वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और लेजिटिमेट होनी चाहिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और व्हाट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इज़ इंडियाज़ गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, क्या इंडिया की गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, क्या इंडिया की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, क्या इंडिया की गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, या इन तीनों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैंने इन तीनों को ही अलग अलग करके लिख रखा है। ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, एग्जाम में अगर आ जाता है तो कैसे लिखना आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है ना, आपके बुक में देखोगे ना एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है बस अकाउंटेबल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, और एग्जाम्पल दे रखा है, पर अगर सिर्फ वही लिख कर आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर के अंदर जो दे रखा है वही आपका आंसर हो। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, बढ़िया नंबर आए आपके। ठीक है, अब अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती क्या है, देखो नाम से आपको पता चल रहा है अकाउंटेबल हो। ठीक है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ आंसरेबल और विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी जस्टिफाई इट्स एक्शन और डिसीजन। मतलब एक गवर्नमेंट अकाउंटेबल तब होती है जब वो लोगों को आंसर करे। ठीक है, मतलब लोगों ने अगर कोई सवाल पूछा तो उसका जवाब दे, उसी को हम कहते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है, जो आंसरेबल हो, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, मतलब मान लो अगर गवर्नमेंट ने एनईपी निकाली है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकाली है 2020, तो क्यों निकाली है? अगर कोई बंदा गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछता है तो गवर्नमेंट उसको जवाब देगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट पूछती है, अगर कोई बंदा गवर्नमेंट से पूछता है कि जी एनईपी में क्या है क्या नहीं है, कैसे फॉलो होगा कैसे फॉलो नहीं होगा, तो गवर्नमेंट को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी अकाउंटेबल है। और हम कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। अगर आप उससे कोई भी सवाल पूछते हो तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे, हम कैसे पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से जवाब, है ना? मैं आपको बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दे रखा है, दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जिसे कहते हैं। ठीक है, आरटीआई क्यों लगाया है? ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, अब देखो, अकाउंटेबल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो हैव ट्रांसपेरेंसी। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब हम कोई भी नॉर्मल बंदा ये जान सकता है कि मान लो अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली कि हर गांव में क्या होगा, जितने भी फार्मर हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये अकाउंट में डाले जाएंगे, तो आप चाहो ना तो एक आरटीआई फाइल कर सकते हो कि जी अभी तक कितने पैसे दिए गए हैं, कितने फार्मर को दिए गए हैं, किस किस गांव में दिए गए हैं, यह आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो कह सकते हैं ना कि हम इंडिया की गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि वो आपके सारे के सारे सवालों का जवाब देती है, और साथ में हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक एक्ट भी लेकर आई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो और गवर्नमेंट उसका जवाब देगी ही देगी, चाहे गलत दे सही दे वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, बट जवाब देना ही पड़ेगा उसको। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी है ना, एक दिल्ली के अंदर ही कुछ टाइम पहले एक बीजेपी के लीडर ने जो आपका जो लीडर है, केजरीवाल जी की गवर्नमेंट का जो लीडर है, उन पे एक आरटीआई फाइल करी और उनसे पूछा कि जितने भी अभी लाडली के फॉर्म आपने भरे हैं, अभी तक कितने बच्चों को, कितनी लड़कियों को उनसे रिलीफ मिला है, मतलब उनसे उनको पैसे वगैरह मिले हैं, कितनों को अभी तक देने हैं, कितने फॉर्म रजिस्टर हुए हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ली है। ठीक है, तो क्या वो बीजेपी के लीडर ऐसा केजरीवाल जी की गवर्नमेंट से पूछ सकते थे? बिल्कुल पूछ सकते थे, ये उनका राइट है। ठीक है, उन्होंने आरटीआई का यूज़ करा। ओके जी, क्लियर हो गया? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन आती है तो आपको ये लिखना है कि ट्रांसपेरेंसी मीन दैट एवरी इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ द राइट टू एग्जामिन और instigate whether the law, plan, action, policy, decision taken by the government are correct or not, or the decision was taken through the correct procedure or not। मतलब ट्रांसपेरेंसी ऐसे भी है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है, क्या वो सही है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में वो जो डिसीजन है वो सही है या नहीं है, और अगर हम चाहे तो हम उस डिसीजन को चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट से उस पर सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। बट कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अभी राफेल के बारे में सुना होगा। ठीक है, देखो मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से बिल्कुल साइड हूँ। एक टीचर ऐसा ही होना चाहिए
जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं हो, ठीक है। देखो अभी रफ़ाइल को निकल कर कुछ सवाल पूछे थे अपोजिशन की गवर्नमेंट ने, लोगों ने भी, बट गवर्नमेंट ने उनका जवाब नहीं दिया। बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जैसे डिफेंस वगैरह से रिलेटेड जिसमें ट्रांसपेरेंसी फुली नहीं होती, बट फिर भी गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए था, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी की बात आपको समझ आ गई। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है? बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है। क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है? बिल्कुल हमारी इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है? जो लोगों के सारे सवालों का जवाब दे, आंसरेबल हो अपने डिसीजन के लिए, अपने एक्शन के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल कैसे है? क्योंकि आरटीआई है हमारी कंट्री में, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर किसी भी बंदे को कुछ भी पूछना हो तो आरटीआई फाइल कर सकता है, और आरटीआई की वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल भी है और हमारी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि हमारी गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? कि जो लोगों की डिमांड को रिस्पॉन्स करे। अब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सेड टू बी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट व्हेन इट रिस्पॉन्ड to the demand of the public and consider it very much the part of the government। इसका मतलब है कि एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट तब कहलाती है जब वो लोगों की जो इच्छाएं हैं, ठीक है, लोगों की जो डिमांड्स है उनको रिस्पॉन्ड करे और इनको कंसीडर करे और उनकी डिमांड्स को पूरा करे, ठीक है। यही होती है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है? जो लोगों की डिमांड को रिस्पॉन्ड करे और उनको पूरा करने का ट्राई करे, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जब 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने, यूपीए में आपको बताऊंगा लास्ट वैसे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। बेसिकली बहुत सारी पार्टी जब मिल गई थी तो उसने एक यूपीए बनाया, उसका जो लीडर था वो कांग्रेस, यानी कांग्रेस के ज़्यादातर लोग थे यूपीए में, ओके। तो जो यूपीए गवर्नमेंट है, बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी कि एक लोकपाल बिल आना चाहिए, ठीक है। तो ये लोगों की डिमांड थी, तो यूपीए की गवर्नमेंट ने उस डिमांड को माना भी, ठीक है। ऑल्दो उस लोकपाल बिल लाने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मतलब वो जो लोकपाल बिल है वो बिल्कुल वैसा नहीं था जो लोग चाहते थे, बट फिर भी लोगों की डिमांड तो पूरी करी ना गवर्नमेंट ने। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वॉज फोर्स टू एक्ट ऑन पीपल्स डिमांड, ठीक है, इस टेस्टमनी टू इट्स रिस्पॉन्सिव क्रेडेंशियल, यानी लोग, जो गवर्नमेंट है उसने लोगों की डिमांड को पूरा करा। इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल है। इस एग्जांपल से हमें पता चल गया, मतलब हमें पता चल गया कि इंडिया की गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी है और रिस्पॉन्सिव भी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये बड़ा सिंपल है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है पीपल की ओन गवर्नमेंट। अब इंडिया की गवर्नमेंट लेजिटिमेट भी है, क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो लोगों ने ही चुनी है, ठीक है। लेजिटिमेट का मतलब ही होता है कि जो पीपल्स ओन गवर्नमेंट, जो लोगों की गवर्नमेंट हो। तो बिल्कुल इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी है, क्योंकि लोगों ने ही वोट देकर इसे चुना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस, ये अगर मान लो आ जाता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में बताओ और क्या इंडिया की गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, तो ये पूरा का पूरा आंसर लिखना है आपको, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट मे बी स्लो, ये स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा रिस्पॉन्सिव हो, हमेशा आपकी डिमांड को पूरा करे, पर वो जो गवर्नमेंट है, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स गवर्नमेंट है, मतलब लोगों ने उनको चुना है। इसी वजह से लोग जो है अपनी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हर कंट्री में जहाँ भी डेमोक्रेसी है ना, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हट जाए और राजा रानी वाला रूल आ जाए, नहीं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, लोग ही वोट देके अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। बेशक उनको गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, पर वो लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट है, इसलिए वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इसलिए उस गवर्नमेंट पर लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, ठीक है जी। दैट इज़ वाई देर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी वजह से ज़्यादातर लोग डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना वो लोगों की चुनी हुई होती है, ठीक है, वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। अब देखो, राजा का बेटा राजा बन गया किसी एरिया के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उस राजा के बेटे को तो लोगों ने नहीं चुना है ना, तो वो लेजिटिमेट नहीं है। बट अगर इंडिया के अंदर देखें तो जो भी पीएम है, जो भी सीएम है, जो भी एमएलए है, उसको हमने ही चुना है, तो वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर हमने नहीं चुना होता, वो सेलेक्टेड होता, तो हम कह सकते थे कि जी ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। पीपल्स विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, मतलब
जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो पूरा करने की ट्राई कौन करता है? जो कि इलेक्ट हुआ है मेंबर, और जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, दे बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज suitable for the country as it was legitimate government. Democracy's ability to generate its own support itself an outcome that cannot be ignored. इसका मतलब है कि जो लोग हैं वही गवर्नमेंट चुनते हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ा फीचर होता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट का। लेजिटिमेट गवर्नमेंट में वो लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट होती है। इंडिया की गवर्नमेंट भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है क्योंकि लोगों ने ही गवर्नमेंट को चुना है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग ही अपने लीडर को चुनते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छा ऑप्शन है, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है जी। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कर सकते हैं? मतलब हम कैसे मान ले कि यार एक कंट्री के अंदर, इंडिया का तो हमें समझ आ गया, ठीक है। मतलब अगर मान लो कोई दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी कंट्री है, और ठीक है, और वहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट है, ठीक है। और अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और लेजिटिमेट गवर्नमेंट लानी है, तो हमको ये 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर ये मतलब 3 नहीं 4, अगर ये 4 चीज़ें हैं ना किसी डेमोक्रेसी के अंदर, किसी गवर्नमेंट के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, लेजिटिमेट है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट लाने के लिए ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, है ना। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ना। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों की चुनी हुई होगी, और लोगों की चुनी हुई होगी तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओपन पब्लिक डिबेट ऑन द मेजर पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, मतलब ओपन पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। यानी अगर लोग कुछ प्रॉब्लम है लोगों को किसी भी पॉलिसी से, तो वो अपनी बात खुलकर रख सके, और जो गवर्नमेंट भी उस पॉलिसी के बारे में जो भी क्वेश्चन हो लोगों का रिप्लाई करे, है ना। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट क्या होगी? एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी, ठीक है। और साथ ही में जो गवर्नमेंट है वो क्या करे? सिटीज़न को राइट वगैरह दे कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में पूरी छानबीन कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी है, और ट्रांसपेरेंसी है तो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट, है ना। और साथ में जो गवर्नमेंट है वो करप्शन फ्री भी होनी चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत तगड़ा करप्शन होता है, ठीक है। अगर देखो एक बंदा है, राजा है, तो वो कितना भी खा लेगा, बट डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लीडर होते हैं और वो कहीं ना कहीं करप्शन करते हैं। बट आपको ये भी ज़रूर लिखना है कि अगर गवर्नमेंट करप्शन फ्री है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पर अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर 4 चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आई हो। देखो ये चैप्टर समझाने में मैंने टाइम ज़रूर लिया है, बट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि मैंने इसी के अंदर नोट्स के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को ज़रूर बताना। बेशक मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़े, बट मैं इसको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा ये चैप्टर आपको, ठीक है। इसके जो नोट्स है वो आपको जीपी लिंक में नीचे मिल जाएंगे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। मेरे दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी फॉलो करना। साथ ही में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है यार। ज़रूर मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन पे बेल दबाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।